नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। 11 जून को कुरुक्षेत्र में गजब हरियाणा समाचार पत्र की स्थापना के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में NR फुले डिप्टी कमिश्नर GST रहे। समारोह के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर राजारूप फुलिया हरियाणा सरकार में पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवानिवृत्त IAS रहे। समारोह में श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज ने समाचार पत्र के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आशीर्वचन देने पहुंचे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रघुबीर सिंह सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर रेलवे अंबाला, एडवोकेट रजत कलसन, माता सावित्री बाई मॉडर्न स्कूल जम्मू की संचालक मैडम सुनीता बंगोत्रा, डॉक्टर निर्मला चौधरी चेयरमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, एडवोकेट सुमन फुले रही। सबसे सभी अतिथिगणों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उपरांत उन्होंने गजब हरियाणा समाचार पत्र के संपादक जर्नल सिंह रंगा को बधाई दी और अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर 10वीं कक्षा में हरियाणा में तीसरे और करनाल जिले में प्रथम रही ज्योति, मुंबई से IIT में BSc कंप्यूटर साइंस में अव्वल रहे पास धीरज सोलखे और BA कर डॉक्टर बनी बेटी डॉक्टर सिमरन को सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं और व्यक्तियों को विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया। डॉक्टर कृपाराम पुनिया को समाज प्रतिष्ठा सम्मान, डॉक्टर राजारूप फुलिया को हरियाणा रत्न और NR फूले को हरियाणा गौरव सम्मान देकर सम्मानित किया गया। सर थैंक यू हो पाया है तो इनको और हम तुषार जी सम्मानित करेंगे गुलदस्ता लेकर के। सर साथ में हाँ जी। इसके बाद उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का, हर जगह वो पूरे उसमें आत्मसमर्पण है उनका। आपने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया, मैं भी 2-3 मिनट को ले। स्टेज पर सम्मानित डॉक्टर RR फुलिया जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और बहुत ही समाज सेवी हैं और जगह जगह पर समाज को प्रोत्साहित करने के लिए जाते हैं। दंपति फुले जी, ये भी बहुत देखने को मिलता है, ये भी समाज में काफी सक्रिय है। एडवोकेट रजत कलसन जी ने बताया, इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में काफी कुछ बताया और विशेष तौर पर मातृशक्ति और जो सभी सम्मानित साथी बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, एक एक साथी बहुमूल्य है और सामाजिक है और सामाजिक सोच रखता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, समाज को उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि आज गजब हरियाणा के 5 साल हो चुके हैं, उसका प्रोग्राम है, लेकिन जब साथियों वक्त मिलता है, कोई स्टेज मिलती है, उस पर अपनी बात कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं 2018 में रिटायर हुआ PMP से सीनियर मैनेजर, उसके बाद में वकालत करता हूँ बोर्ड में। रजत कलसन जी ने बताई दिया आपको, न्यायालयों में साथियों न्याय जल्दी नहीं मिलता,
करोड़ों मतलब केस पड़े हैं, कल भी ये अखबार में आया था। इसलिए जब भी किसी भी साथी पे कोई भी छोटा सा भी अत्याचार होता है उसको उसी टाइम ऑब्जेक्ट करो, कम से कम वो आगे से तो नहीं रहेगा। और मैं अब मूल निवासी संघ राज्य का अध्यक्ष बनाया गया हूँ, और जो मूल निवासी संघ है वो अम्बेडकरवादी महात्मा ज्योतिबा फूले और जो हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा पे काम कर रहा है। 9 अगस्त 2018 को जब हमारे संविधान की प्रतियां 5 व्यक्तियों द्वारा दिल्ली में जलाई गई, फाड़ी गई, तो उस टाइम नोटिस किया गया कि जो देश का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान होता है वो फट जाए, जला दिया जाए या उसको अपमानित किया जाए और देश में कोई आक्रोश विद्रोह ना हो। इसका मतलब ये है कि संविधान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो उस वक्त जनवरी 2019 से बाम से उसके जो मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ, मूल निवासी समता संघ, जो इसके ऑफशूट विंग हैं, उन्होंने ये पढ़ लिया कि जो हमारा गरीब समाज है उनके मनों में संविधान के प्रति जागरूकता लानी है। उसके लिए एक BS4 अभियान चलाया हुआ है। बी से मतलब है भारतीय, एस जो 4 बार आता है उसका मतलब है संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। साथियों, संविधान हमारी रक्षा कर रहा है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। और अब क्योंकि संविधान को तोड़ा मरोड़ा हर तरह से मतलब असंवैधानिक तरीके से काम हो रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम संविधान की रक्षा करें और ऐसे कार्यक्रमों को सुने। और एक और आप सभी से निवेदन, हमारे जितने भी साथी हैं वो किसी ना किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें उनको तन मन धन से सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, और खुल के सामने आना चाहिए। यदि आप ये समझते हैं कि मनुवादी व्यवस्था के लोग आपको कोई आपका अधिकार देंगे, ये सपनों में भूल जाइए, क्योंकि हमारे पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, यदि आप एकांत में बैठकर उनको एहसास करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए जो हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं पर काम करें, चलें। और मेरे को टाइम शायद 2-3 मिनट हो गया, उतना मैं लूँगा। तो आज गजब हरियाणा के 5 साल पूरे होने पर जरनैल सिद्धरंगा जी, बाबूराम तुषार जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दैनिक गजब हरियाणा जल्दी बने। धन्यवाद, शुक्रिया। जनरल जी बता रहे थे कि कितना मतलब चैलेंजिंग था ये काम, और आज के समय में कन्वेंशनल मीडिया और ये जो अखबार है, अखबार के रूप में ये बड़ा ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है। आज सबके हाथ में सेल फोन है, सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, और सोशल मीडिया के साथ कॉम्पीट करना अखबार का
पत्रिका का बहुत ही चैलेंजिंग है। और भाई ने मुझे बता रहे थे सभी को, वो कह रहे थे कि मैं कोई अपनी शेखी करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को मोटिवेशन मिलती है जब आप अपने अनुभव शेयर करते हो कि आप परिवार भी संभाल रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, पत्रकारिता भी कर रहे हो और बड़े अच्छे से कर रहे हो। और मैंने तो अपने वंशजों में ये देखा है, हमारे जितने भी सेंट हुए हैं महाराज जी, वो सब अपनी पत्नी के साथ रह के समाज की सेवा करते रहे हैं। घर बार किसी ने नहीं छोड़ा, जो आज देखने में आ रही है मुझे, सभी का रहा है घर बार के साथ काम करना और समाज को देना, ये बहुत ही एक जो कहोगे चैलेंज वाली बात है और गर्व की बात भी है। गर्व होता है कि आप घर गृहस्थी में रहते हुए अपने बच्चों को पालते हुए दूसरे बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखते हो। और यहाँ पे ऊपर एक बात अभी मैडम सुनीता से हो रही थी, जम्मू से आए हैं और हस्बैंड भी इनके से काम में कार्यरत है। जो छोटी छोटी चीजें मुझे इम्प्रेस किया है, मैं हर बार मौके से कुछ ना कुछ सीख के जाती हूँ। मेरी भी एक बिगनिंग है, एक तरह की कोई मैं नेताजी नहीं हूँ। तो मैंने देखा ज्योतिबा फुले की तरह ये कपल भी समाज की सेवा में लगा और स्कूल भी ज्योतिबा फुले के नाम से ही इन्होंने शुरू किया है, लड़कियों को शिक्षा दे रहे हैं और पूरी टीम को लेके आए हैं। मैडम आपको हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करेंगे बार बार आप हरियाणा आइए, यूनिवर्सिटी में भी आइए और इस तरह के प्रोग्राम्स में आप वाकई एक मोटिवेशन का जो है उदाहरण है, लाइव उदाहरण है। बच्चे सीखेंगे कि किस तरह से लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। और लड़कियों की शिक्षा, बार बार लड़की हूँ तो वहीं पे ध्यान आता है कि भाई लड़कियां जागेगी तो समाज परिवार जागेगा, लड़कियों का जागृत होना जरूरी है। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक बहाना है, इसके पीछे असली मकसद ये है जनता को जागृत करना है। जागरण के प्रोग्राम है, जो हम लोग सोए पड़े हैं ना, उसको जागृत करने की एक कोशिश रहती है। और मैं बात करूँ ये जो अखबार है या पत्रकारिता, ये 4 पिलर आप बोल रहे हैं इसको, चौथा स्तंभ लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव के बाद तो 4 पिलर, 4 पांव जब आपके डेमोक्रेसी के होते हैं उसमें से एक पांव भी वीक होगा, एक पावा वीक होगा चारपाई का, तो चारपाई लुढ़क जाएगी। ये जो पिलर है पत्रकारिता वाला, मीडिया वाला, ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि दूसरे तीसरे हर एक चारों पिलर जो है बहुत इक्वल स्ट्रॉन्ग चाहिए। एक भी वीक होगा तो डेमोक्रेसी लड़खड़ा जाएगी। अब इस पे अखबार पे इन्होंने लिखा हुआ है सच्ची व सटीक खबर। अखबार क्या है? लोगों की आवाज है। लोग नहीं कह सकते, लोग गरीब हैं, कमजोर हैं और हर आदमी पब्लिक में नहीं बोल सकता। तो ये जो अखबार का माध्यम है, ये आपकी और हमारी आवाज को, जो कहते हैं ना डिसीजन मेकर, वहां तक पहुंचाने की तरीका है गवर्नमेंट तक। तो पत्रकारिता के लोग जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतना ही लोगों में एक मजबूती आएगी और एक विश्वास बनेगा कि हमारा देश है और हमारे बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ मैं ये देख रही हूँ पत्रकारिता में बहुत कम लोग हैं। जर्नैल जी भी कह रहे थे कि बच्चे IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पत्रकारिता में नहीं आना चाहते क्योंकि ये बहुत टफ काम है, आसान नहीं है। लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहूँगी, पेरेंट्स को बताऊँगी, पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ, आगे बच्चों को कन्वे करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो ये सेल फोन हर बच्चे के हाथ में है, बच्चे इससे कमाई भी कर रहे हैं। ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, इस तरह की नए नए से ऑप्शन आ गए हैं। हम लोगों को तो बड़ा अजीब सी लगती है चीज़ें, लेकिन बच्चे इसके जरिए कमाई भी कर सकते हैं और अपने IAS IPS भी बन सकते हैं। हॉबी की तरह लो इसको, पत्रकारिता को। अगर ये हॉबी की तरह आप लोगे, लिखना शुरू करोगे, एक्सप्रेशन आपका अच्छा आएगा, तो वाकई आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो पत्रकारिता लोगों की आवाज़ है, लोगों के लिए है और लोगों के को आगे बढ़ने में सीधी सीधी मदद करता है। बातें बहुत हैं कहने को, टाइम काफ़ी हो गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। एक बार फिर से
गजब हरियाणा जो दैनिक गजब हरियाणा बनने जा रहा है, अभी हरियाणा का पत्र है, आगे राष्ट्रीय पत्र भी बने। मैं इसकी शुभकामनाएं इस टीम को देती हूँ। प्रोफेसर निर्मला चौधरी ने अपने यहाँ पर विचार रखे, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूँगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच समाज के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, मैं तो यूँ कहूँगा समाज के रक्षक। जब जब भी कहीं को पता लगता है किसी व्यक्ति पर, समाज के व्यक्ति पर कोई आँच आई है, ये फौरन निस्वार्थ भावना के वहाँ पहुँच जाते हैं। रजत पर्सन एडवोकेट जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो भी आए और अपने विचार रखें। मंच पर आसीन हमारे बड़े ही सम्मानीय फुलिया जी, महामंडलेश्वर जी और मंच पर मौजूद सभी सम्मानित प्रबुद्धजन और मेरे सामने बैठे हुए सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, आज गजब हरियाणा के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं रंगा जी और उनकी जितनी भी पूरी टीम है, उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, प्रिंट के साथ साथ ऑनलाइन और प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक अपना विस्तार करेंगे। आज के दौर में पिछले 8-10 सालों में जब पत्रकारिता जैसी चीज पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है, उस दौर में जब पत्रकारिता एक विशेष पार्टी की, विशेष धर्म की चापलूसी करती नजर आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस दौर में आप कमजोर समाज के होकर कमजोर समाज की बातों को, उनकी खबरों को निष्पक्ष तरीके से अपने न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही हिम्मत का काम है। बहुत सारे लोगों ने पूरे हरियाणा में, पूरे देश में शुरुआत की थी। कुछ लोग हताश होकर बीच में छोड़ गए, लेकिन आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने बहुत सारी मुश्किलें आने के बावजूद भी अपने संघर्ष को जारी रखा और आज आप अपने न्यूज़पेपर गजब हरियाणा के 5वें स्थापना दिवस तक पहुंच गए हैं सक्सेसफुली। मैं रंगा जी से पिछले काफी समय से टच में हूं और मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं एक एडवोकेट हूं और हरियाणा में खास तौर पे जो कास्ट एट्रोसिटी है, जो जातीय हिंसा है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोगों के साथ जो कास्ट वायलेंस होती है, आप लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि फला फला गांव में दलित समाज के या एससी समाज के व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया, फला फला समाज की छोटी सी बच्ची का गैंगरेप करके मार के फेंक दिया गया, उसकी डेड बॉडी नहर के किनारे मिली, फला फला गांव में एससी समाज के लोगों का सोशल बॉयकॉट कर दिया गया, एससी समाज के लोगों को जाति सूचक गालियां दी गई,
फलानी सेलिब्रिटी ने एससी समाज के लिए जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे। लेकिन आप लोग सारे उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं और मुझे लगता है कि जब भी कोई इस तरह की एट्रोसिटी होती है, जब किसी का मर्डर होता है, किसी बच्चे के साथ रेप होता है, तब हम जब लोग फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए मौके पर जाते हैं, तब पीड़ित परिवार की संवेदनाएं जो होती हैं, पीड़ित परिवार के जो इमोशंस होते हैं, उनको उस समय वहां पर जाना और उनकी उस क्रूशियल टाइम में लीगल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कराना, जब वो ये कह रहे होते हैं कि मेरे बेटे का साहब मेरे बेटे का मर्डर इसलिए कर दिया गया, हमारा कसूर केवल इतना है कि हम चमार जाति से हैं या वाल्मीकि जाति से या दानव जाति से। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 72वें या 73वें साल में हैं, 73 साल बाद हम लोग हैं, और उस दौर में भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास और बहुत सारे राइट्स हैं, SC/ST एक्ट हैं, और उस दौर में भी कास्टिज्म या कास्ट एट्रोसिटी, कास्ट वायलेंस खत्म होने की जगह पीक पर है। अगर आप NCRB का आंकड़ा उठा के देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद जो कास्ट क्राइम्स हैं वो सेकंड नंबर पर है। और एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जितनी भी सेक्सुअल वायलेंस है, रेप है, गैंग रेप है, छेड़खानी है या और दूसरी तरह की घटनाएं हैं, अगर 100 महिलाओं के साथ होती है तो 80 महिलाएं उसमें 80 कम्युनिटी की होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरह के एक उसमें जी रहे। एक बार फिर मैं गजब हरियाणा के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर जनरल रंगा जी को और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर बधाई देता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत। To the assembly, here I am Jyoti from Nigdu. Actually, I did in Nigdu in Anand Public School. During one month, on a 16 night, my 10th exam result is out. I achieved 3rd position in Haryana and 1st position in my district, that is Karnal. So it is a very big achievement for me because I belong to a very middle class family. My father is a laborer and my mother is a housewife. We live in a Nigdu, that is a very small village. So जब मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 3rd पोजीशन हरियाणा में लेकर आऊँगी। मैंने ये सोचा था कि मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं, जिससे मेरे परिवार का अच्छा नाम हो सोसाइटी में। तो जब मेरा रिजल्ट आउट हुआ था, तब मुझे पता चला था अपने स्कूल प्रिंसिपल से, क्योंकि मैंने अपना रिजल्ट खुद भी नहीं देखा था। तो उन्होंने बताया कि आई गॉट अ 3rd पोजीशन इन हरियाणा। तो उस टाइम बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना अच्छा नाम किया है, और अपने समाज का भी। और जो मेरे प्रेरणा स्रोत आज तक रहे हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो भी हमारा समाज है, SC समाज, BC समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, वो एक है, ऑल इज वन। और मुझे उनका ये विचार सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। और जब भी मैं उनकी फ़ोटो देखती थी कहीं पर, तो मुझे लगता था कि थोड़ा सही मैं जैसा कुछ काम करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आई वांट टू बिकम अ IPS ऑफिसर, बिकॉज IPS ऑफिसर, if I become a IPS officer, I will do a very best for my society, because in my society there are many crimes which are belong to a very crucially. So जब भी मैं उनके बारे में सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि
अगर हमारा समाज जागरूक होगा तो शायद ये कम हो जाए, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, आनंद पब्लिक स्कूल नित्तू, वहाँ पर अपर क्लास के भी बहुत स्टूडेंट आते हैं। उन्होंने मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, हालांकि मैंने उनका कहीं जिक्र नहीं किया था। उन्होंने जब मेरे 10th के एग्ज़ाम के प्री बोर्ड चल रहे थे तो उन्होंने मुझे वाल्मीकि समाज के बारे में उल्टा सीधा बोला था। तो उस टाइम पर मेरे पास रोने के सिवाय और कुछ नहीं था। तो जब मैं घर इस बात की शिकायत करती थी तब मेरे घर वाले बोलते थे कि हम ऐसे ही समाज से हैं, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने सोचा कि मैं IPS ऑफिसर बनके इस बात को ख़त्म कर दूँगी। और जो वो बच्चे थे, आज जब वो मुझे अखबारों में, चैनलों पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि हमने ही इसको थोड़ा कहीं ना कहीं हमने इसको नीचे दिखाया था, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मैं नीचे गिरी। और मैंने इतनी जम के 10th का एग्ज़ाम इतनी लगन से, इतनी मेहनत से दिया कि मेरी मेहनत रंग लाई, और आज सबके सामने मैं आज खड़ी हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और जो मेरा स्कूल है आनंद पब्लिक स्कूल नित्तू, वैसे तो वहाँ पर अपर क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा हैं और वो ठीक, लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल हैं उन्होंने मेरा साथ दिया है। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि जिसको जो कहना है वो तो कहेगा, लेकिन हमें पीछे नहीं देखना, हमें आगे देखना है। और मैंने वही किया, मैंने आगे देखा और आज मैं आप सबके सामने हूँ। थैंक यू। जो कि ने बताया कि उसने 10वीं की परीक्षा में 3rd पोजीशन पाने के लिए इतनी कठिनाइयाँ आई और कैसे कैसे उन्होंने स्कूल में जो उनके साथ बच्चे पढ़ते थे उनका विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन बच्ची ने बता दिया था कि मैं अपना भविष्य इस तरीके से बनाऊँ, और उसने उसी को अपना इरादा मानकर पढ़ाई की और आज उस मुकाम पर पहुंची है। पूरे प्रदेश में इस लड़की का नाम है। इस लड़की को हम सभी सैल्यूट करते हैं। 5100 रुपये देकर उन्हें सम्मान सफरवाल ने खुशी के पल हैं आज बेटियों की। In Government Senior Secondary School, Chaduni Jatan, District Kurukshetra, Haryana State. My father's name is Surinder. He is a labourer. My mother's name is Rani Devi. She is a midday meal worker. My hobbies are reading and writing. My favorite subjects are English and mathematics. My guide and motivator is Dr. Ranjit Singh Fuliaji. He is engaged in guiding and motivating students in more than 600 educational institutes in Haryana and 6 other neighboring states. I want to become a police officer to serve the society. Our country is facing many problems like corruption, female feticide, dowry, hoarding, social and economic disparity, and discriminations of various types. I will try my best to remove these evils from the society and the country. Thank you. Good afternoon. My name is Natasha. I am 16 years old. And today I am going to tell a story. The title of the story is 4 Cows and a Lion. Once upon a time there lived 4 cows in a forest. They used to graze together in a particular spot. They were all friends. One day a lion saw them grazing together. He wanted to eat them, so he went to catch them. When the cows saw him, they fought with him. The lion had to run away. A few days passed. The cows quarreled among themselves and started grazing separately. One day the lion killed all of them. Moral of the story: union is strength. Thank you. तो ये तो सिर्फ 2 बच्चे हैं यहाँ पर, बाकी बहुत बच्चे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं। हर सेक्टर के अंदर जो इंग्लिश के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक है उनकी बहुत ज्यादा है। अगर हम किसी एक सेंटेंस की बात करें, वो सेंटेंस बच्चे पूरा नहीं कर सकते। उस सेंटेंस के अंदर
काफी गिनती में वो गलतियां करते हैं उसके अंदर जो इंग्लिश के वर्ड्स की। और ये बच्चे जो भी हैं वो तक सारे सरकारी स्कूल के हैं, ये प्राइवेट स्कूल के। Good afternoon to one and all present here. My name is Niharika. I am 14 years old. I study in 10th standard in DAV Public School, Kurukshetra. My father's name is Jagdish Chandra. He is a principal in Government Senior Secondary School. My mother's name is Babita Kumari. She is a lecturer in Government School. My hobbies are reading, painting and studying. My favorite leader is Dr. Bhimrao Ambedkar. And my favorite subjects are mathematics and science. I want to be a judge to serve our country, as our country is facing many problems like female feticide, child marriage, dowry system, casteism, corruption, social and economic disparity and discriminations of various types. I will try my best to remove all these evils from our country. Thank you. मनोज जी आ जाए एक मिनट में, क्योंकि समय काफी हो चुका है। धन्यवाद सम्मानित डॉक्टर आरा फुलिया जी, मैम जी, रजत कलसन जी, सुनीता जी, फुले जी और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सभी समारोह प्रबोधन, आप सभी को जय हिंद। 1 मिनट दिया लेकिन 5 मिनट में लूंगा थोड़ी सा। डॉक्टर साहब, बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा 2018 से रनिंग में है और इसका मुख्य उद्देश्य पहले ये होता था कि हमारी जितनी भी खाली पड़ी चौपालें हैं उनको पुस्तकालय के अंदर कन्वर्ट कर दें। एक गाना आया था तब, पुस्तकालय में बदल दियो जी आपने इन चौपाला में। उस गाने के माध्यम से ये डिजिटल क्रांति आई और लोगों को ये लगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत सारी संस्थाओं ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब ये काम शुरू हुआ तो 2 साल पहले तक काम का लोग 700 प्लस पुस्तकालय पूरे हरियाणा के अंदर हो चुके थे, जो अलग अलग संस्थाएं अपने अपने फील्ड में वो लगी हुई थी। उसके बाद हमारे जहन में एक बात आई कि चलो पुस्तकालय के अंदर है, वो बड़े बच्चे बैठ के पढ़ लेते हैं और अच्छी अच्छी नौकरियां भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल का मेरिटोरियस बच्चा है उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि उसके लिए उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। डॉक्टर साहब, जैसे ये गुड़िया है, चलो माँ बाप ध्यान दे रहे हैं तो 3rd पोजीशन करा ली, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। डॉक्टर साहब आप जाते हैं रणजीत गुड़िया जहाँ देखते हो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं होता, ना उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला होता। खुद प्राइवेट स्कूल वालों का भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, वो धर्रे के ऊपर चलाते रहते हैं, हाँ ऐसी ऐसी चीजें हमें करनी है। बहुत सारे कंपटीशन और स्कॉलरशिप एग्जाम ऐसे हैं जिनको पास करते ही, एक पेपर पास करते ही बच्चे को जब तक वो पढ़ेगा तब तक स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम बिजनेस की तरफ जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखें कि जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से चालू हुई है वो कहाँ जा रही है, हम तो उनको पता ही नहीं। हमारा एनएमएमएस की बात करें तो 8वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए 1963 से चालू हुआ है, हम खुद पढ़ के जा चुके हैं, हमें नहीं पता कि ऐसी कोई स्कीम है। एक छोटा सा पेपर होता है कि बच्चा उसको पास कर ले तो 1000 रुपए प्रति महीना 12वीं क्लास तक उसको मिलते हैं, अर्थात 48,000 रुपए। और 8वीं क्लास के बच्चे को तो यदि हम एक पेन भी देते हैं ना तो कितना खुश होता है। 48,000 में तो आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो बुक्स वगैरह आपने खुद खरीद सकता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट की एक स्कीम है बुनियाद नाम से, जो अभी पिछले साल ही चली है। बुनियाद 8वीं क्लास के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए ही है और वो टोटली मैथ के ऊपर निर्भर रहता है। मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते हैं उसके बाद क्या करते हैं, विकल्प फाउंडेशन और शिक्षा विभाग हरियाणा का ये जो ज्वाइंट कॉन्सेप्ट है वो उन बच्चों को चूज करके जो टॉप वाले बच्चे हैं उनको तो रेवाड़ी ले जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग देते हैं, और जो बाकी के बच गए यहाँ पे हमारे सेंटर्स बने हुए हैं वो ऑनलाइन तरीके से डिजिटल मोड से क्लास रेवाड़ी से स्टार्ट शुरू होती है, यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं। उनके लिए टीचर वहाँ उपलब्ध होता है जो देखता रहता है बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं नहीं रहे, और वो बच्चों को साइंस की तरफ लेके जाते हैं, मतलब आईआईटी के लिए, एमबीबीएस के लिए, खासतौर पर तो सुपर 100 के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। सुपर 100 भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो 10वीं क्लास के बाद 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए है, जो मेडिकल या नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। यदि वो सुपर 100 के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो आईआईटी और नीट के लिए जो कोचिंग हम कोटा में जा जाके 10-10 लाख 8-8 लाख खर्च करते हैं ना, वो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करवाती है हमारे बच्चों को, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। 10वीं क्लास के अंदर एनटीएससी का पेपर होता है कैसा, वो कोई भी बच्चा दे सकता है, नो क्लास बाउंड, नो इनकम बाउंड। यदि वो पेपर पास हो जाए तो बच्चा जब तक पढ़ेगा तब तक स्कॉलरशिप मिलेगी। इवन तो फॉरेन में भी यदि वो जा रहा है पढ़ने के लिए वहां भी स्कॉलरशिप है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमों को ध्यान में रखते हुए हमने 2 साल पहले 1 एकड़ जमीन लगभग 50 लाख रुपए की समाज के सहयोग से वहां कैथल के अंदर खरीदी थी, और अभी वहां उसका एक ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है। 9 अप्रैल को डॉक्टर फुलिया जी भी वहां पहुंचे थे और उसका उद्घाटन हुआ था।
और 1 जून से, क्योंकि डॉक्टर फुलिया तो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन ये बात नहीं करते और कहते हैं इसमें ये भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, इसमें करेंगे डॉक्टर साहब। नाम रखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुआयामी प्रशिक्षण संस्थान। बहुत सारे आयाम उसके अंदर हम कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल जून की छुट्टियों में 8वीं क्लास के बच्चे के लिए NNMS की और बुनियाद की तैयारी, यही यदि कहें तो बुनियाद में नहीं करना तो मैथमेटिक्स उसके अंदर सारा होता है, मैथ्स की तैयारी हम वहां पे करवा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। गांव से टेम्पो में या फिर माँ बाप अपने आप छोड़ जाते हैं, लगभग 100 के करीब बच्चे ऑफलाइन वहां एक क्लासरूम के अंदर बैठते हैं और बाकी बच्चे हम हैं सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल से लाइव जुड़ सकते हैं। तो आपके संपर्क में कोई ऐसा बच्चा है तो उसको जरूर जोड़ें। और अभी आने वाले समय में हम सभी क्लासेस के लिए लगभग इवनिंग क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू कर देंगे। जो भी बच्चा इसका लाभ उठाना चाहता है वो इसका लाभ जरूर उठाए। और मैं गजब हरियाणा की पूरी टीम को, जरनैल जी को इनके 5 साल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य अतिथि श्री अनाथ फुले, मंच पर आसीन गुरुदेव, बाकी सभा में उपस्थित प्रिय बंधु, सबसे पहले मैं गजब हरियाणा के संपादक श्री गंगा जी को बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने अपने गजब हरियाणा के लिए 5 साल सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं। आशा करूँगा कि आगे भी निरंतर इस कार्य में अपना काम पूरा करते रहेंगे और इससे ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं पारिवारिक के हिसाब से, एक परिवार चलता है, इस दोनों मियाँ और बीवी कह सकते हैं, मैं और साथ में मेरी वाइफ। ये मेरे ख्याल पहला मौका है जब मैं साथ में नहीं लेके आया, किसी वजह से नहीं आ पाई, नहीं तो मैं सर भी जाता हूँ, मैं साथ में चलते हैं। यहाँ पर जितने भी मेरे बुजुर्ग मेरे से बड़े ही हैं, ज़्यादातर मेरे को दिखाई दे रहा है कोई मिसेज को तो साथ में दूर बच्चों तक लेके गए साथ में, जबकि किसी भी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें परिवार को साथ में जरूर लेके आना चाहिए, ताकि वो हमारी पिछली और आगे आने वाली संभावनाओं के बारे में जान सके। ये बहुत बड़ी कमी नजर आती है, कहीं भी जाए हम यही नजर आता है। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। हम उस स्मार्टफोन का कितना यूज करते हैं, कितना उसका अपने भविष्य के लिए कितना यूज करते हैं। ज्यादातर लेडीज, क्योंकि इनका घर को बनाने में, अपने पहले तो अपने घर में, फिर समाज में, देश में बनाने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कितनी लेडीज हैं जो भी है, किसी ने मीना आमखेड़े का नाम सुना है? किसी ने भी सुना हो? मीना आमखेड़े भोपाल की लेडी है, कभी भी सर्च कर लेना, उसका 45 मिनट का उसका लेक्चर है। अगर आप उस 45 मिनट को सुन लेंगे और उस पर थोड़ा सा भी अमल करेंगे, आपका परिवार के आगे समाज भी सुधर जाएगा। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। वैसे मोबाइल पे हर टाइम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, पर जो हमारे काम की चीज है उसको नहीं करते देते। उस लेक्चर के दौरान हाई कोर्ट के जज बैठे थे उस मंच पे, जिसको उन्होंने चैलेंज करके भारतीय समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उनके ऊपर बड़ा प्रहार किया हुआ। कभी मेरा ही सुझाव रहेगा कि कम से कम आप उसको जरूर सुने। आपने बात शुरू करने से पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में, बाबा साहब के चरणों में, माता रामाई के चरणों में, महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में, गुरु रविदास जी के चरणों में और संतों के संत कबीर जी के चरणों में बार बार वंदना करती हूँ, 1000 बार वंदना करती हूँ।
मंच पे बैठे हुए रेस्पेक्टेड आर फुलिया जी, जिनके माध्यम से मैं यहाँ पे आपके समक्ष हूँ, मैं आगे बताऊंगी। उनके साथ गुरुजी बैठे हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। हमारे एडवोकेट साहब हमारे साथ ही बैठे हुए, नाम नहीं मुझे पता। आज के जो चीफ गेस्ट हैं RN फुले जी और उनकी धर्मपत्नी और प्रोफेसर निर्मला चौधरी जी, और यहाँ पे मेरे साथ आए हुए हैं सरसार चंद जी, जो कि RTI इंडिया न्यूज़ बड़े जोरों शोरों से बहुजनों की आवाज़ जम्मू में बने हुए हैं इस समय। और उनके साथ जो है उनके भाई राजवीर जी भी, हम 4 लोग जो हैं आए हैं। और मेरे हस्बैंड राघव गुप्ता जी, रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर, हम 4 लोग गजब हरियाणा को यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। और मैं अभी अप्रैल में भी अनिल जी और मनोज जी जो हैं उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया था, मैं देखने आई थी कि किस तरीके से गजब हरियाणा में गजब एजुकेशन को लेके इतनी बड़ी क्रांति जो हो रही है। तो इसी चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं दूसरी बार हरियाणा में आई हूँ, यहाँ कुछ सीखने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था कैथल में आके भी किस प्रकार से आपने चौपालों को लाइब्रेरीज में बदला और किस तरीके से आपने लोगों को बच्चों को अट्रैक्ट किया। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे ही ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी सामाजिक क्रांति, हमारी रिलीजियस क्रांति और पॉलिटिकल क्रांति जो है वो हम बच्चों के माध्यम से बच्चों को जोड़ के उनका भविष्य उज्जवल करके हम बहुत सारी सफलता जो है वो पा सकते हैं। मैं अपना परिचय दूंगी कि मैं सुनीता कंगोत्रा हूँ और 2016 में मैंने सावित्रीबाई फुले जी की जीवनी पढ़ी। महात्मा ज्योतिबा फुले से मैं प्रेरित हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर से मैं प्रेरित हूँ। जैसे मैंने उनको पढ़ा तो मेरे मन में ख्याल आया, उससे पहले भी मैं 12 साल एक स्कूल में काम कर चुकी थी। फिर मैंने अपने ही समाज के एक स्कूल में 8 साल काम एज ए प्रिंसिपल काम किया। तो एक लगाव, एक जुनून था अपने समाज के लिए कि क्यों ना अपना एक स्कूल बनाया जाए। तो 2016 में मैंने अपना स्कूल खोला, लेकिन स्कूल खोलने के लिए मैंने सिर्फ 4 चेयर्स जो थी पहले खरीदी और 5 बच्चों के लिए खरीदी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा स्कूल कहाँ है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं इतना उसके लिए संघर्ष कर रही थी। उस समय बच्चे भी मेरे छोटे थे, हस्बैंड के पास भी इतना पैसा नहीं था, हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे। तो मेरी एक जिद थी कि एक रेंटेड बिल्डिंग में वो स्कूल चलाया। आज मेरे पास 95 के करीब बच्चे हैं, जिसमें मैं अपने महापुरुषों के बारे में भी उनको शिक्षा देती हूँ। और मेरी बहुत अच्छी टीम है जम्मू में। मेरा जो उसमें स्कूल में जो टीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट अपने ही समाज के हैं, वो क्रांतिकारी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जुनूनी हैं, और ऐसे हमारा काम वहाँ चल रहा है। तो अभी जल्द ही हम लोग इसी महीने अपने स्कूल के लिए ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम ये जो हमारा जो सपना है उसको पूरा करेंगे। इस स्कूल को हायर सेकेंडरी हम बनाना चाहते हैं। और इसके साथ ही मीडिया का स्तंभ जो कि हमारे संसार जी बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं, मैं संसार जी की बड़ी बहन होने के नाते मैं दावा करती हूँ कि मैं पता नहीं जीतूंगी या हारूंगी, लेकिन वहाँ मीडिया का स्तंभ जो है वो खड़ा करूंगी। ये समर्पित करूंगी मैं संसार जी को और उनके ब्रदर को कि वो अच्छा काम करें। इसके साथ ही गजब हरियाणा का जो पेपर है, रंगला जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपका ये गजब हरियाणा जो है, ये दैनिक गजब हरियाणा जल्दी पढ़े। आप प्रेरणा स्रोत हैं। हम आपके पास इसलिए आए कि हम यहाँ से कवरेज करें और एक कंपैरेटिव स्टडीज करने के बाद डिफरेंट स्टेट्स में भी हम लोग जाना चाहेंगे कि वहाँ से भी हम पता करें कि हमारे समाज के लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर हम अपने स्टेट में भी इस तरीके के काम जो है वो कर सकते हैं। हमारी जम्मू में भी एक पेपर चल रहा है, वो भी काम कर रहे हैं। आपको सल्यूट है, आपकी टीम को सल्यूट है कि आप इसी तरीके से अपना कारोबार जो है वो बढ़ाते रहें। एक मैं अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि समय कम है, मैं बड़ा जल्दी में बोल रही हूँ कि रंगा जी को सहयोग करिए। सहयोग करना बहुत जरूरी है। समाज में वो ताकत है। आज हम इतने पिछड़े हुए नहीं हैं कि हम दान पारमिता नहीं कर सकते। अगर हम बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। और मदद के बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा समाज जो है आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ है।
अगर मुझे स्कूल चलाना है तो मैं गुहार लगा रही हूँ। अभी मैं प्रोफेसर निर्मला जी से बात कर रही थी कि प्रोफेसर साहिबा मेरा साथ दीजिए, मैं गुहार लगा रही हूँ। स्टेट में जाऊंगी, अपने लोगों से बात करूंगी कि मुझे जम्मू में एक माता सावित्री फुले के नाम के ऊपर एक स्कूल बनाना है। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन मैं छोटी देखती हूँ जिस तरीके से कोई जुनूनी होता है उसके चेहरे से झलक आती है, जैसे रंगा जी के चेहरे पे झलक आ रही थी कि मैं क्यों अपने समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरी मंशा क्या है कि उन लोगों की आवाज उठाना चाहता हूँ जिनकी कोई सुनता नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे काम करके अपने समाज को, अपने बच्चों को आगे ले जाएंगे। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका सहयोग करिए। तो मेरा ये एक अपील रहेगी कि अगर हम इस तरीके से 100 पीस पर मंथ भी अगर हम रंगा जी को देना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक सेटअप जो है वो तैयार करेंगे। और ये जो गजब हरियाणा है इसको दैनिक गजब हरियाणा हम देखना चाहते हैं। और ये अभी स्टेट लेवल का पेपर है, ये नेशनल लेवल का पेपर बने ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ऐसी मैं मंजूर कामना करती हूँ। तो इसी के साथ सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद सुनीता जी, आपने कम समय में बहुत बातें बता दी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गजब हरियाणा समाचार पत्र के 5 वर्ष पूरे होने पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे स्वामी ज्ञाननाथ जी महामंडलेश्वर 1008 से अनुरोध करूंगा कि वो अपने शुभ वचन आशीर्वाद दें। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और भारत के भाग्य विधाता महात्मा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज और अपने जितने भी हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को शत शत नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूं। आज का ये भव्य समारोह का आयोजन हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग जनेया सिंह रंगा जी जो गजब हरियाणा अखबार के मुख्य संपादक हैं, नाम भी गजब और इनका काम भी गजब, ये मैंने देखा है शासन जी। क्योंकि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक सपना लिया था कि जब तक इस समाज का अपना मीडिया नहीं होगा, इस समाज में चिंतक नहीं होंगे, शुभ चिंतक नहीं होंगे, आत्म चिंतक नहीं होंगे, तो तब तक मेरा सपना साकार नहीं होगा। तो आज मैं समझता हूं और ये मैं कह सकता हूं कि जो हमारे संत महापुरुषों ने, विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना लिया था, आज हम उसको अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि इस समाज की आवाज को उठाने के लिए आज हम सबके पास अपना मीडिया है और आज हमारे मीडिया कर्मी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, मैं देख रहा हूं कि मेरे समक्ष बहुत ही सम्मानीय हमारे पत्रकार बैठे हैं, जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे मानव सम्मान के भट्ट मेहरवाल जी, पूर्ण सिंह जी, बैस सोला जी और सिमरन जी, सुखबीर जी और भी अनेकों पत्रकार जिनके मैं नाम नहीं जानता। तो मैं समझता हूं कि आज उन सब के अंदर एक ललक है, एक जबून है और वो चाहते हैं कि यह समाज जो चारों के चार युगों से जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से ले, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से सोचे, सो इस बात के लिए हमें खुद ही एक दूसरे को प्रेरित करना होगा। और हम सब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना आइडल मानकर, अपना आदर्श मानकर अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूं कि हम सबके जो हम सोचते हैं वो जरूर पूरा होगा। क्योंकि
आज अगर भारत का विकास हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हम किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, आज अगर भारत के लोग सुख की सांस ले रहे हैं, आज अगर भारत के लोग किसी भी राजनीति की चाहे धर्म संस्कृति की बात करते हैं, तो जब तक ये देश पराधीन था, गुलाम था, तब तक ये सपना साकार नहीं हो सका था। सो इसका सारा श्रेय भारत की प्रगति का सारा श्रेय, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। मैं खुद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानता हूँ, गुरुदास जी को अपना आदर्श मानकर, और जो शिक्षा की जो बात बाबा साहब ने कही, शिक्षित बनने की, संगठित होने की और संघर्ष करने की, सो अगर कोई भी इंसान इस महामंत्र को अपने जीवन में धारण कर लेता हूं, तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका चहुमुखी विकास हो सकता है। इसलिए जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और आपके समक्ष कहना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरा विषय है वो धर्म संस्कृति है, अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म है। सो मैं समझता हूं कि चाहे हम कितने भी शिक्षित बनने, निस्संदेह शिक्षित बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जैसे बाबा साहब ने कहा कि जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ में अध्यात्म, हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 32 डिग्रियां ली और दिन रात मेहनत करके ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए जिसका कभी कोई सपना भी नहीं ले सकता। उन्होंने भी अध्यात्म को अपनाया। सो उन्होंने जरूरी समझा होगा कि अध्यात्म हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के साथ साथ में अध्यात्म का हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो समाज की the first and the foremost to the last requirement of our society, वो ये है कि जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, जिस समाज में नारी को अधिकार दिए जाते हैं, वो समाज हमेशा तरक्की करता है। नारी वो शक्ति है जो समाज की रीढ़ की हड्डी है। एक नारी के बिना हम किसी भी अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। आज हम जो यहाँ पर खड़े हैं, वो सभी संतों को, महापुरुषों को, ऋषियों को, पूरे के पैगंबर और अवतारों को भी नारी ने जन्म दिया है। इसलिए ये हमारे वेदों में, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में सभी संतों महापुरुषों ने पुकार पुकार कर कहा है कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग होता है, और जहां पर नारी का अपमान होता है वो घर नरक बन जाता है। इसलिए शिक्षित होना और शिक्षा के साथ साथ में हमारे जीवन में आध्यात्मिक दीक्षा का होना और विशेषकर समाज में नारी का सम्मान होना, ये 2-3 बातें हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इनको अपनाकर चलेंगे तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में हम काम करते हैं, तो हमारा उद्धार भी हो सकता है, सुधार भी हो सकता है, हमारा बाहर का भी रूपांतरण हो सकता है और हमारा अंदर का भी रूपांतरण हो सकता है। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें कितना भी बोला जाए उतना ही कम है। हमारे जो बहुत ही मानव सम्मान के योग्य फुलिया साहब ने और जितनी भी हमारे बहनें बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो भी अपनी आपके अपना संदेश देकर गई हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में शिक्षा के बारे में बहुत जोर दिया है। और जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं उन सबको, और जितनी मातृशक्ति बैठी है, संत महापुरुष बैठे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग और मंच पर जितने मंचासीन महापुरुष बैठे हैं, सबको मैं आज जो 5 वर्ष जो गजब हरियाणा के पूरे हुए हैं, और हमारे जो रंगा साहब ने, जर्नैल सिंह रंगा ने बहुत अथक प्रयास करके, मैं इनके साथ मेरा बहुत दिनों से मैं इनके टच में रहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी, और उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आप कभी भी अपनी हिम्मत मत हारना, क्योंकि इंसान गिरता रहता है, उठता रहता है, गिरता रहता है, उठता रहता है, और गिरने से भी, नीचे गिरने से भी, वो एक हम स्टोरी पढ़ते होते थे, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। एक स्पाइडर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो अपने 7वें अटेम्प्ट में वो अपनी
अपना वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है तो उसके जो नीचे राजा सोया होता है वहीं से उसे प्रेरणा ले लेता है। तो इसलिए हमें कभी अपना प्रयास नहीं सोचना चाहिए, चाहे हमारे ऊपर दिन गर्दिश की हो कैसे भी हो, क्योंकि संघर्ष ही एक ऐसा सूत्र है जिसको अपना कर हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। इसलिए आज की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको देते हुए, विशेषकर अपने जो जरनैल सिंह रंगा जी वो गजब हरियाणा अखबार के जो मुख्य संपादक हैं उनको और उनके सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी तरफ से, अपने मिशन की निराकरण जागृति मिशन की तरफ से, और मैं राष्ट्र सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, अपने संघ सुरक्षा मिशन की तरफ से, निराकरण जागृति मिशन की तरफ से, और अपने अखाड़े की मैं 2 अखाड़ों का महामंडलेश्वर हूँ, सूर्यवंशी अखाड़ा और महाकाल भैरव अखाड़ा महाराष्ट्र का, उसकी तरफ से, दोनों अखाड़ों की तरफ से मैं बहुत बहुत आशीष वचन देता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद रंगा साहब को, उनकी सारी टीम को परमेश्वर के आगे गुहार लगोगे। परमेश्वर ये आगे आने वाले समय में जैसे उन्होंने सपना लिया है कि दैनिक बने, ये जल्दी ही गजब हरियाणा दैनिक अखबार के रूप में उभर कर आगे आए और हम सब के ऐसे ही संदेश इसमें छपते रहें और हम अपने संदेशों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचन को यही पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज गजब हरियाणा के 5वें वर्ष पूरे करने पर आयोजित ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उपस्थित स्टेज पर आदरणीय महामंडलेश्वर जी, फूले जी, मिसेस फूले, संगीता जी, निर्मला जी, रजत जी, सभी को हमारी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इन्होंने जो छोटा सा पौधा अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से शुरू किया, लगाया, वो अच्छा चल रहा है, अच्छी गति पकड़ रहा है और हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि ये चलता रहे, क्योंकि हम लोगों के पास हमारी आवाज़ के रूप में तो बहुत ही कम ऐसे प्रयोजन हैं इस तरह के अखबार की तरह के करिए। तो ये विधा जिसमें कि सच्चाई की खुशबू हो, हिम्मत हो और ज़रूरतमंदों को जिसमें जगह मिले, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पक्षपात के, ऐसे प्रयास बहुत कम होते हैं। इसलिए इसका नाम वास्तव में ही गजब हरियाणा है, क्योंकि आज के हरियाणा में जो एक चौथा स्तंभ है, फोर्थ जो स्टेट है, उसमें चाहे वो मल्टीमीडिया या उसमें हो, सोशल साइट में हो, या अखबारों की दिशा में या टीवी की दिशा में, जो कुछ परोसा जाता है, जो कुछ इकट्ठा करके दिखाया जाता है, जिस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, वो आप सब देख रहे हैं। तो वास्तव में हरियाणा के लिए कोई बहुत गौरवशाली चीज़ें नहीं है वो, और इसका नाम जो असल में गजब हरियाणा है, छोटा बेशक लेकिन वास्तव में गजब है, क्योंकि हरियाणा में जो गजब शब्द है बहुत ही एक्सीलेंट और उम्दा चीज़ है और एक अजीब शब्द है ये यहाँ का, हरियाणा की माटी का। तो इसलिए गजब हरियाणा को अब तक यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये रास्ता तय करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। खुशी का दिन है आप सबका, और इस खुशी के मौके पे यहाँ पे देखो खुशी से सबका स्वागत हुआ है, खुशी से सबको सम्मानित किया जा रहा है और खुशी से अपनी बातें हम कह रहे हैं। आप सब यहाँ पहुँचे हो, तो मैं तो आज कोई व्याख्यान नहीं कहना चाहता, लेकिन सबको सम्मान देना चाहता हूँ कि बाबूराम जी और बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इनको साथ दिया है और ये यात्रा यहाँ तक पहुँची है। लेकिन इस यात्रा में अभी और कुछ बहुत दूर तक जाना बाकी है, और उस जाने के लिए जनरल जी को और इस पत्र को बहुत सारा साथ चाहिएगा, बहुत सारा सहयोग चाहिएगा, और वो देना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए बनता है कि ये हमारी बात कह रहे हैं, दूसरा ये हमारी कम्युनिटी, हमारे समाज, हमारे एक संगठन में से निकल कर आ रहे हैं, और उसके जो मूल्य हैं, क्योंकि समाज के मूल्य ये हैं कि मैं भी उसी तरह से निकल के आया हूँ, मैं पहली जनरेशन हूँ जो पढ़ाई का सर्टिफिकेट लेकर के IAS तक पहुंचा, और IAS के हाईएस्ट पद जो चीफ सेक्रेटरी का रैंक होता है वहाँ तक पहुँच के आया।
और निकला मैं भी ऐसे ही हूँ। ये बेटी एक कमरे में रहती थी, हमारे 4-5 कमरे जरूर थे, लेकिन वो माँ बाप ने अपनी मेहनत से ही मजदूरी करके खुद ईंटें लगा के खुद गुजारा ढो के इस तरह से करके बनाए हुए। तो उसमें हमारे में हम भी 7 लोग थे मेंबर परिवार में, ये भी 7 लोग हैं। इनकी हालत आज के दिन भी थोड़ी ज्यादा कमजोर है, हमारी इतनी नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी साधन थे, बहुत ज्यादा पैसा था, हमको बचपन में कोई जेब खर्चियां मिलती थी या कुछ और होता था, ऐसा कुछ नहीं था। वही आओ वाली चीजें हैं, तो उसमें से निकल कर हम आए हैं, तो उसके जो मूल्य है वो हमने देखे। जैसे उनके पिता मजदूरी करके अपना पैसा कमाते, मेरे पिता जूते बनाकर अपना पैसा कमा करके हमें पढ़ाते थे। तो इसलिए बेसिक चीज है मेहनत। जूते बनाने वाला भी मेहनत करता था, जरूरत से ज्यादा टाइम तक वो काम करता था, हर तरह के काम करते, पशु को भी देखते थे, खेत भी काटते थे, और चीजें भी जहां से भी 2 पैसे मिल सकते थे उस चीजों को करते थे। बाप भी करते थे, माँ भी करती थी, हम लोग भी करते थे। हमने भी खेत काटे हैं, गेहूं काटे हैं, दूध में गेहूं निकाले हैं और चीजें की हैं, और ये पढ़ाई के साथ की है। ये हमारे समाज की खूबी है कि हमें जो खून में मिला है विरासत में, वो ये है मेहनत। और मेहनत के भी कई तरह की मेहनतें करना। अब ये बच्ची है, घर में भी काम करती होगी, हम भी घर में काम करते थे और पढ़ाई भी पढ़ते थे, और उसके बाद भी मेरिट में आते थे। ये बच्चे स्टेट में टॉप किया है, हम भी स्कूल में तो हम भी टॉप करते थे, पढ़ते थे, पढ़ने का मादा था, दिमाग था और चीजें थी। इधर उधर के भटकाव से दूर रहते थे, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो तो घूमेंगे, कारों में भी घूमेंगे, बाजार में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, या काम करेंगे तो थोड़ा काम करेंगे लेकिन थोड़ा आनंद भी करेंगे। लेकिन इन बच्चों के लिए तो आनंद खत्म है, इनके माँ बाप के लिए भी और इनके लिए भी ये भी नहीं रख सकते, क्योंकि इनको अपना काम करना है, मेहनत करनी है, तो पैसे कमाने। तो ये हमारे समाज की एक तरह से ये कहिए कि कठिनाइयां हैं, जिसको हम चैलेंजेस कहते हैं, अपनी कमजोरी कहते हैं मान लो, लेकिन ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि अगर हमें ये स्ट्रेंथ नहीं होती मेहनत करने की, तो आज मैं IAS में नहीं पहुंचा होता, और अगर IAS में भी पहुंच जाता तो ये खूबी मेरे में नहीं होती मेहनत करने की, और एक तरह से एक दूसरे का साथ देने की, दूसरे का सहयोग करने की, ईमानदारी से काम करने की। तो ये जो चीज है, इसको अगर मैं लेके आया हूं, तो मैंने IAS में भी अपनी ख्याति पाई है। मुझे अगर IAS में लोग जानते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं जानते कि IAS बहुत है, 200-300 लोग IAS में होते हैं हरियाणा एक स्टेट में, पूरे भारत में 500-5000 के करीब होते हैं, 4-5000। तो IAS में भी रह करके आदमी जब IAS की अपनी दुनिया पूरी करता है, तो हर एक को ये अपनी संतुष्टि नहीं ढूंढ सकता, और हर एक को कोई मर्यादा आदर नहीं मिलता। वो मिलता है उसी को जो इस समाज में जो बेहतरियां थी, जो मिली हैं, जो उनको बचा कर रखता है और उनको जिंदगी में अपना करके चलता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो पढ़े लिखे आए, मैं तो पहली जनरेशन हूँ, कुछ लोग ऐसे जैसे निर्मला जी बता रहे थे शायद वो 2nd जनरेशन पे आ गए थे, 3rd एजुकेटेड जनरेशन पे आ गए थे, ये चीज होती थी। तो जब कई जनरेशन में उतरने लगते हैं आदमी, तो वो जो मेरिट थी उस चीज की, उसको भूलने लगते हैं। मेरिट क्या थी? मेहनत मेरिट थी। मेरिट क्या थी? कम चीज में जिंदगी जीना। अब ये बच्ची इतने जो कमजोर है, तो निर्मला जी कह रही थी सविता जी की भाई को खाना खिलाया करो, ये मोटी तकड़ी होगी। तो खाना तो तब खिलाएंगे जब इनके घर में घी होगा, उनके घर में बादाम होंगे। 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों को खिलाना अकेले इससे तो नहीं कर सकता, इससे छोटी और बच्चियां हैं, उनको भी पेट भरना है। तो ये समस्या खड़ी थी, अभी भी बहुत लोगों के सामने खड़ी है। जब होगा तब तो वो खिलाएंगे ना इस तरह की चीजें, खुले में खिलाएंगे कि जितनी बार खाना हो खाइए, ये चीजें करनी। तो ये तो बस जो पेट भरना है, भूख मिटानी है, भूख लगी तो थोड़ी भूख को शांत करना, उतने से गुजारा पहले भी होता था, अभी भी बहुतों का हो, उसी से होता। हाँ, ये बात थी कि उस समय जो हम खा रहे होते थे, तो चाहे कोई कहीं से बेर तोड़ के खा रहे हैं, तो वो अच्छे होते थे, वो शरीर को ताकत देते थे। आज इन बच्चियों को जो मिलता होगा, तो कोई बिस्कुट मिलता होगा, कोई ब्रेड मिलती होगी, कोई ये, तो उससे इनका वो शारीरिक पोषण भी जो है वो सही तरीके से नहीं होता। तो ये भी क्राइसिस है एक तरह से। तो ये हमारे समाज की चीजें हैं, हमारे समाज की बातें हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक आध चीज जो इस तरह की आती है, पत्रों की, अखबारों की, ऐसी कोई हमारे साथी अपनी जज्बे से कह लीजिए, अपनी एबिलिटी, अपने कमिटमेंट, अपने हौसले से इसको करने की कोशिश करते हैं, तो हम सबको इसमें साथ आना चाहिए, इनका हौसला तो बढ़ाना ही चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि गजब हरियाणा का जो पेपर है, इसका इनका एक पूरा परिवार ये क्रिएट करे, और इन्होंने शुरुआत कर दी है उसकी। मान लो कुछ लोग इससे जुड़े हैं, वो फॉर्मल तरीके से जुड़े,
क्योंकि परिवार में जो लोग होते हैं, कोई तो ऐसे दोस्त वगैरह होते हैं, कभी आ गए खुशी के माहौल में आकर के हिस्सा बन गए, फिर चले गए, फिर भूल गए, फिर कोई और होली दिवाली पे आके मिल गए, तो वो परिवार नहीं होता। परिवार वो होता है जो सदा कनेक्टेड रहता है, जो हर समय एक दूसरे के दुख दर्द का, कि आप ठीक चल रहे हो या नहीं, आपको कोई जरूरत है या नहीं। तो उस तरह से हमको एक गजब हरियाणा का परिवार क्रिएट करना होगा, और जिनमें सामर्थ्य है और जो समझते हैं कि हम इस सोच के लिए बने हैं और हमको अपने समाज को कुछ देना है, सिर्फ दिखावे और कहने के लिए नहीं, कहने और दिखावे के लिए भी बहुत लोगों का होता है, लेकिन उससे भी गाड़ी नहीं चलती। जो दिखावे के लिए आकर के सेवा करता है, दिखावे के लिए अखबार निकालता है, दिखावे के लिए छापता है, वो भी सेकंड रेट है, फर्स्ट रेट नहीं है। और यहाँ पे जब तक हम फर्स्ट रेट की कमिटमेंट समाज के लिए नहीं कर करके चलते हैं, तब तक ये जो फंसी हुई गाड़ी है जो दलदल में, उसका निकलना या उसकी गति पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए सब लोग समझते हैं कि कोई कुछ नहीं हो पा रहा, हम इतने हैं, यूनिवर्सिटी में सैकड़ों प्रोफेसर हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर रह करके कोई शिक्षा का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं चला पाते। शिक्षा का एक प्रोजेक्ट चला है तो हमारे टीचर दोस्तों ने चलाया, पीछे मनोज जी बैठे हैं, अनेक चीजें को सम्मानित किया गया। वो लोग टीचर के लेवल पे होते हुए स्कूल के, उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक स्कूल या अम्बेडकर संस्थान, मल्टीपर्पज संस्थान। तो क्यों नहीं हमारे प्रोफेसर कर सकते? सैकड़ों प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी में होंगे, एक NIT में है उसमें भी होंगे, और भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उनमें भी सैकड़ों होंगे। तो वो सारे लोग भी मिलकर के क्यों नहीं एक छोटा सा भी जो है एजुकेशन का, जब हम कहते हैं कि अपने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब के ये हैं, उसके समाज के हैं, उनकी उसको लेके चल रहे हैं, तो वो लोग जब उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनाने को देख रहे हैं शिक्षा पे क्राइसिस है हर जगह पे। तो शिक्षित बनाने का आज के जमाने में, जो कि डिजिटल जमाना है, IT का जमाना है, उसके अंदर हम खुद इस तरह का कोई प्रोजेक्ट मिलजुल के करने के प्रयास करते हैं, जिससे हमारे बच्चों को, ज्योति जैसी बच्चियों को घर बैठे हुए, निकटों में बैठे हुए भी उनको एक कनेक्शन मिला रहे, उनका लोगों के साथ जुड़ाव रहे, वो लोगों की बात सुन सकें, हमारे विचार सुन सकें, प्रोफेसर निर्मला जी के विचार सुन सकें, वो क्या कहना चाहती है, वो कोई क्या मार्गदर्शन देना चाहती है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है आज के समय के अंदर, अगर हम उसको करना चाहें तो हमको जो भी हो, जितने भी हो, 50 नहीं चल सकते इकट्ठे होकर, 10-20 भी चलेंगे तो 10-20 से भी दुनिया बनती है। तो हम लोगों को इस बारे में सोचना है कि भाई हम कुछ भी जितना भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही ऐसा, तो हम अकेले से जितना हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि इस तरह के कुछ जगह जगह पे कुछ ना कुछ रोशनी निकली है, जैसे जर्नैल निकला है, ये भी एक रोशनी है। इसके माध्यम से भी हम इन चीजों को करने की कोशिश करें। दूसरे इनके अखबार को अगर 5000 लीडर मिल जाते हैं, 5000 पत्र वाले मिल जाते हैं, तो इनका स्तर बढ़ जाएगा, इनका स्केल बढ़ जाएगा, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इनकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो वो काम हम करने में मदद कर सकते हैं कि इनको अखबार को, इनको ये चीज करें, और भी सहयोग करें। मैं और भी सहयोग करता हूँ कि आप इसके फॉर्मेट को बदलो, इसमें और चीज लाओ। मैं कहता रहता हूँ कि इन बच्चों को छापो, इनके फोटोग्राफ छापो, क्योंकि मैं तो IAS तक में आ गया। IAS तक आने में मेरा तो कहीं किसी उसमें फोटोग्राफ नहीं छपा कि जिसको मैं कम से कम दिखा देता कि जब मैंने 10वीं अपने उसमें स्कूल में टॉप करी थी तो मेरा भी किसी अखबार के अंदर कोई चीज आई थी। और वो स्थिति आज भी हो सकती है, ये बच्ची 10वीं की 3 में आ गई तो इसलिए कोई ना कोई अखबार ले जाएगा इसका भी कोई ना कोई चीज करके। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है गाँव में है कोई ना भी छापे, वो भी चीज हो सकती है। तो जब ये अखबार गजब हरियाणा यहाँ बैठा है, तो हमारे जो कुरुक्षेत्र के बच्चे हैं, कैथल के बच्चे हैं, यमुनानगर के, या पूरे हरियाणा, इवन भारत भी, तो उनके बच्चों की चीजें इनके पास आती रहे, चाहे जम्मू कश्मीर से भेजी जाए, सुनीता जी भेजे, संसार जी भेजे, तो वो बच्चे की छोटी मोटी न्यूज भी इस पे लगेगी तो कोई आदमी अपने प्रोफाइल पे लगा के रखेगा, उसको बताएगा, दिखाएगा मेरे अखबार में छपी है, चाहे वो अखबार कोई भी हो, लेकिन अखबार की न्यूज जो है ना, तो उसकी एक वैल्यू है जिंदगी में, उसका काम है, उसकी चीज है। तो इस तरह के काम हम इन चीजों को कर सकते हो। मैं इनको सदा ये कहता रहता हूँ, लेकिन आप लोग क्योंकि आप जगह जगह बैठे हैं तो इनको अकेले बंदे हैं, अपनी नौकरी के लिए भी पानीपत घूमते हैं, अपने परिवार को भी करते हैं, अपने बच्चों से रात रात जगा करके बेटियों से अखबार के उसके ऊपर एड्रेस लिखवाते हैं, तब जाके इनकी गाड़ी चलती है। तो मैं हम इनसे कितनी उम्मीद करें कि सारी जगह नजर घुमाते रहे, कहाँ बच्ची 3 नंबर पे आ गई, कहाँ पे 20वें पे आ गई, कुछ हो गया। तो उसमें हमारे समाज के दूसरे लोग जो जहां जहां बैठे हैं उनको मदद करनी चाहिए कि वो वहां से इस तरह की चीजों को पकड़ करके इनके पास भेजें, बताएं, उसकी स्टोरी बताएं, या उनका फोन नंबर दें ताकि उनसे फोन से बात करके इस तरह की चीजें कर सकें। और जब इस तरह की चीज होगी तो ज्यादा लोगों का उसमें स्थान मिलेगा, तो ज्यादा जगह पे बढ़ जाएगा अखबार की कीमत और उसका स्तर बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों के करने में सहयोग देने की जरूरत होती है। अकेले जो है इतने बड़े प्रोग्राम कोई कर लेते, ये भी हिम्मत है कि इनके बहाने से आप और हम बैठे तो हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे जिसमें नहीं मिले होंगे वो यहाँ के मिल लेंगे, मुझे नहीं सुना होगा, रजत जी को नहीं सुना होगा, तो आमने सामने सुनेंगे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो दे रहे हैं, सुनीता जी आ रही
हैं, जम्मू से लोग आ रहे हैं, निर्मला जी आ रहे हैं यहाँ, तो इस तरह से ये मंच दे रहे हैं हमें, तो ऐसे ही गुजर जाते हैं साल भर से, हम पीछे कहाँ मिले और अगले साल भी नहीं मिलेंगे, कौन मिलाता है? ये कम से कम साल में एक बार ये इस तरह का आयोजन करते हैं, तो इनको सहयोग करना हमारा फर्ज बनता है म्यूचुअल अपने बेनिफिट के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग जो इसके साथ जुड़े हैं, इस परिवार से जुड़िए, जितना भी आप कर सकते हो, जो और लोगों को भी जोड़िए, उनको बताइए इन चीज़ों के बारे में, जो अच्छे अच्छे प्रयास हो रहे हैं इनके बारे में फैलाइए। आप लोगों के पास भी सोशल मीडिया होगा, आप में से बहुत सारे उस पर एक्टिव होंगे, तो एक्टिव होते हैं तो और चीज़ों की बजाय इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ में डालिए, ताकि लोगों तक ये पहुँचे और इनका प्रसार ज़्यादा हो, इनका स्तर बढ़े, इस तरह की चीज़ें हों। तो मैं तो इस चीज़ को पुनः अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारक कहते हुए और ये शुभ आशा करते हुए कि अगले साल में, जितना ये 5 साल में बढ़ा है, ये अगले साल की जब ये 6वीं जयंती मनाएं तो इतना ही इसके अंदर, इतना ही प्रोग्रेस, इतना ही उभार कम से कम आना चाहिए। 5 साल के बराबर का उस गति को ये पकड़े और हम सब इनके साथ चलें, इनको हिम्मत दें, ताकि इनका जो बोझ है वो कम हो। नहीं तो कई बार कहते हैं सर मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मैं रात को पढ़ता हूँ, कई बार तो ये होता है मेरे हाथ से फोन छूट जाता है। वो होगा ही, जब आदमी ओवर एक्सेस और स्ट्रेसफुल रहेगा और चीज होगा, तो हमें इनको सहयोग देने की, क्योंकि अगर हम वैसे सहयोग ना दे सके, हमारे पास समय ना हो, मेरे पास तो समय भी है थोड़ा, मैं दे सकता हूँ जो भी दे सकती हूँ उनको, लेकिन मैं एक अलग तरह का सहयोग दे सकता हूँ, इन्हें जो चाहिए वो अलग तरह का है। तो अगर इनके पास अगर फाइनेंस होगा तो ये अपनी बेटी से ना लिखवा करके लिखने वाला काम तो कोई भी 15,000 रुपए का आदमी कर सकता है। तो एक आदमी को 15,000 का बैठा हो जो अखबार में ये चीजें लिख सके, उसकी पोस्ट कर सके और चीजें कर सके, तो इनका कंधा हल्का होगा और ये भी थोड़ा आराम से जिएंगे, ये सब चीज करेंगे। नहीं तो ये लगे है कि 10वीं से जब से लगा हूँ तब से समाज सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो करते रहे, अच्छी बात है। अब इनका अनुभव हो गया है, ये और लोगों को जोड़े, तो आप लोग इनको और कुछ ना हो तो कम से कम फाइनेंशियली जो आप कर सकते हो, आप सब में मुझे लगता है सब अच्छे वेल ऑफ लगते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर पाएंगे उसको, तो थोड़ा थोड़ा सा इनको करें और सहयोग जो है मिलजुल करके सालाना कुछ ना कुछ एक परिवार के रूप में जुड़ करके, तो मैं समझता हूँ ये गति पकड़ेगा। और इस तरह के अगर एकाध भी पौधा बहुत बड़ा हो गया तो वो हजारों पौधों को आगे और जन्म देगा, जिसकी जरूरत है। तभी हमारे समाज में ये जो बहुत सारी चैलेंजेस आ रही हैं, इनको निपटने का हमारे पास में एक समाध आएगा ये सब चीज का। और हम लोगों का बैठना है, मिलजुल के इकट्ठा होना, एक दूसरे को मान सम्मान देना, अपने राय विचार, अपनी जिंदगी के अनुभवों के माध्यम से जो है एक दूसरे को लाभान्वित करना, साथ देना, सहयोग देना, उनको प्रोत्साहन देना, ये करना जो है हमारा फर्ज है। और आपको नहीं बल्कि ये बात बच्चों तक पहुंचने की चीज होनी चाहिए कि बच्चे भी ऐसे प्लेटफॉर्म बने जो बच्चे भी आए, जुड़े, युवा जुड़े, महिलाएं जुड़े, बहनें जुड़े, क्योंकि जैसे निर्मला जी कह रहे हैं, तो वो जब आएंगी महिलाएं साथ में ये होगी, उनको इज्जत से ये किया जाएगा, जिन्होंने कुछ किया उनको इज्जत से सम्मानित करोगे, उनको माइक दोगे, ये करोगे, तो एक प्रथा चलेगी एक दूसरे के माध्यम से। बच्चों पर भी और महिलाओं में भी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा सामने आएगी, उस सिर्फ पुरुषों में नहीं है, उनको तो प्लेटफॉर्म मिलते हैं। तो ये पत्र जो है महिलाओं को, लड़कियों को, उनको भी मंच से बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर श्री R.R. फुलिया जी, IAS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी, हमारे मेरे छोटे भाई वालों, मेरे क्लास फेलो श्री रघुवीर सिंह जी, ये 8वीं तक मेरे गांव में, अनून गांव में क्लास फेलो थे और मेरे हम 35 साल के बाद यहाँ गाँव में रघुवीर सिंह से। श्री रजत कलसन जी, ये एक ऐसा चेहरा है जिसको हरियाणा का पूरे देश के लोग, अपने समाज के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और इनकी जो भूमिका है हमारे समाज के प्रति, जो समाज के ऊपर अत्याचार और दमन होता है, पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं। जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया, कहां तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। मैडम निर्मल जी, मैडम सुनीता जी और सभा में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, महिलाओं और बच्चों, आज सबसे पहले मैं श्री जरनैल सिंह रंगा जी को उनके समाचार पत्र गजल हरियाणा के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो पाक्षिक अखबार है ये डेली न्यूज पेपर में परिवर्तित हो और पूरे देश पर छा जाए।
इनकी जो पत्रकारिता है एकदम बैलेंस्ड और मतलब किसी भी तरीके का कोई भेदभाव या कोई खबर छुपाने की अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। आज इनकी जो मैंने संपादकीय पढ़ा, आज के जमाने में जो पत्रकारिता है काफी विकृत रूप ले चुकी है, चाटुकारिता ज्यादा हो गई है। समाज के सरोकार के मुद्दे बहुत कम लोग उठाते हैं। इनके संपादकीय मैंने देखा, आज वाले नहीं, वैसे तो मैं हमेशा ही पढ़ता हूँ। जो बाबा साहब का सपना था और उन्होंने 1950 में संविधान भी दे दिया। पहले श्री रजत कलसर जी ने बताया कि 71 साल लगभग पूरा होने के बावजूद भी हमारे समाज के ऊपर कितने अत्याचार, कितना डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है। तो इन्होंने आज जो उसमें लिखा है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि समाज में जो पहचान है लोगों की, वो कुल, वंश, जाति और पुराने समय में हम क्या काम करते थे उसके आधार पर पहचान होती है। ये तब है जब भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। इन्होंने आगे लिखा है कि पशुओं में भी जातियां हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी, उनकी अपनी अपनी पहचान है। गाय की अपनी पहचान है। गाय को जो सम्मान मिलता है, चाहे वो काली हो, सफेद हो, किसी भी रंग की हो, दूध देते हो ना देते हो, उसको माता का दर्जा प्राप्त है देश के अंदर। लेकिन हमारे समाज के प्रति आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार का भेदभाव है। कहीं उत्तराखंड में हमारे समाज की जो स्कूल में खाना बनाने वाली कुक है, उसके हाथ से खाना खाने से सवर्ण जाति के बच्चे मना कर देते हैं। कहीं राजस्थान में जालौर जिले में एक 8वीं क्लास का बच्चा पीने में पानी का जो मटका था उसका हाथ लगा देता है तो उसके साथ इतनी मार पिटाई हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। तो ये क्या कारण है कि आजादी के इतने साल बाद भी, संविधान के 73 साल के बावजूद भी अभी तक जिस तरीके से जो हम समाज चाहते थे, जो हम देश चाहते थे, वो अब तक नहीं बन पाया। भरसक प्रयास किए जाते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। ये समाज में जो विकृति है, जो भेदभाव की मानसिकता है, ये दूर करने के प्रयास सही मायने में नहीं हो रहे। हमारा रिप्रेजेंटेशन, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हम बैठे हैं, सारे आंकड़े अपने पास रखते हैं। ये बाबू राम जी हैं, जनरल श्रीलंका जी हैं, मिस्टर बंसल जी हैं, ये बड़े सम्मानित पत्रकार हैं जैसे इन्होंने बताया। मेरे पास तो इतने आंकड़े नहीं है, लेकिन सभी जगह पर हमारी पोस्टें खाली हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सेक्रेटरीज हो सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये आजकल RTI का जमाना है, सब कुछ मिल जाता है। तो उस मानसिकता के साथ काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। इस मिशन में बाबा साहब ने हमारे समाज को बराबरी देने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। अगर आज वो होते कि इतने साल बाद भी हमारे समाज के प्रति इतना भेदभाव है तो उनका दिल कितना कष्ट पाता, आप लोग सोच सकते हैं।